हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टर्म्स डिस्क्राइबिंग बोन्स। सो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द लैंडमार्क्स ऑफ अ बोन। मतलब बोन्स पे कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं, मतलब डिफरेंट चीजें हैं। कहीं पे एक लाइन है, कहीं पे एक एलिवेटेड सा पॉइंट है, कहीं पे राउंडेड एलिवेशन है। तो सबका अलग अलग नाम होता है। और जो भी ये चीज हम पढ़ रहे हैं, दीज आर बोनी लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स मतलब कहाँ पे कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद बोन मार्किंग, और फिर हम उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखो, अगर कहीं पे लीनियर एलिवेशन हो, मतलब एक एलिवेटेड सा उठा हुआ सा हिस्सा हो जो कि सिर्फ एक लाइन जैसा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइदर वी कॉल इट अ लाइन, लाइक सिंपल लाइन बोल दिया। एग्जाम्पल है हमारे पास सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड इंफीरियर न्यूकल लाइन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। तो देखो भाई, ये ऑक्सीपिटल बोन है, तुमने पढ़ी होगी। ये हमारे बैक ऑफ द हेड को, यहाँ पे जो बोन होती है बैक ऑफ द हेड पे, इस बोन को ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो तुम, ऐसे उठे हुए से हिस्से हैं दो, एक ये और एक ये। तो जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर न्यूकल लाइन। ठीक है, जस्ट एक लाइन है तो उसका नाम ही लाइन रख दिया हमने, एलिवेटेड लाइन। इसके अलावा अगर कोई और लीनियर एलिवेशन है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? क्रेस्ट भी बोल सकते हैं। क्रेस्ट भी एक लाइन की तरह ही होता है। सो क्रेस्ट में हमारे पास आती है इलियक क्रेस्ट ऑफ हिप बोन, जो कि तुम यहां देख सकते हो, ये हिप बोन है। और इस हिप बोन में ये जो लीनियर पार्ट है, जो बॉर्डर टाइप का जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये होती है इलियक क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलियक क्रेस्ट। ये पूरा पार्ट जो दिखाया हुआ है, 3 पॉइंट्स में मार्क किया हुआ, दिस होल पार्ट इज इलियक क्रेस्ट। तो अगर कोई ऐसे उठा हुआ सा हिस्सा हो, लाइन की फॉर्म में ही हो, तो उसको कभी कभी क्रेस्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा तुम रिज भी बोल सकते हो। एंड फॉर रिज वी हैव मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। तो देखो भाई, ह्यूमरस बोन हमें देखनी है, ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस इज दिस आर्म वाली बोन। अब इसमें देखो, ये है तुम्हारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, क्योंकि ये जो ऐसे वाला ये पोर्शन है ना, इसको कॉन्डाइल बोल। तो सुप्राकॉन्डाइलर, कॉन्डाइल के ऊपर एक रिज है। अगर ये लेटरल साइड पे है तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और सिमिलरली अगर ये मीडियल साइड पे होती तो इसको बोल देते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये नाम है इसका। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राउंडेड एलिवेशन। मतलब ऐसे उठा हुआ सा कोई हिस्सा हो लेकिन वो राउंडेड फॉर्म का हो, तो उनको क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास ट्यूबरकल। सो वी हैव प्यूबिक ट्यूबरकल एंड लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। तो अगर प्यूबिक ट्यूबरकल देखना है, आई थिंक वी डोंट हैव इट हियर, बट वी हैव लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। तो इसको देख लेते हैं, दिखाती हूँ मैं। यहीं पे ह्यूमरस में ये देखो, ये है ना राउंडेड एलिवेशन, एक और दो। ये होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, एंड इसको बोलते हैं लेसर ट्यूबर। चलेगा? ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबर। तो राउंडेड एलिवेशंस में सबसे पहले आता है हमारे पास ट्यूबरकल। इसके अलावा प्रोट्यूबरेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें आता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। अगेन ऑक्सीपिटल बोन में होगा। हम बात कर रहे हैं एक राउंडेड एलिवेशन की। तो ये है एक राउंडेड एलिवेशन जिसको बोला जाता है ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। इज इट गुड? चलें आगे। देखो यहाँ क्रेस्ट भी दिखाया है,
ये जो है, ये लाइन, एलिवेटेड लाइन को क्रेस्ट बोलते हैं। सो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट भी यहाँ दिखाया हो। अदर देन दैट, व्हाट डू वी हैव? ट्यूबरोसिटी। सो वी हैव इस्टियल ट्यूबरोसिटी ऑफ हिप बोन। ठीक है, कहाँ है इस्टियल ट्यूबरोसिटी? एज यू कैन सी यहाँ पे दिखाई हुई है। ये भी राउंडेड एलिवेशन है, इस्टियल ट्यूबरोसिटी। these portions, these are ischial tuberosity. Tuberosity again is rounded elevation. ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास मैलियोलस। ये भी राउंडेड एलिवेशन ही है। सो इन मैलियोलस वी हैव मीडियल मैलियोलस एंड लेटरल मैलियोलस। ये हमारा एंकल जॉइंट बन रहा है। ये बड़ी वाली बोन है हमारे पास टिबिया, और ये वाली बोन है फिब्यूला। एंड टिबिया से बनता है मीडियल मैलियोलस, और फिब्यूला से बनता है लेटरल मैलियोलस। ये पता है मैलियोलस वाली जगह कौन सी है? जैसे हमारा फुट होता है ना, इस तरीके से, ये फुट है, राइट? बड़े गंदा डायग्राम, बट कोई बात नहीं, मान लो। तो यहाँ पे तुमने देखा, यहाँ पे एक ऐसे एलिवेशन होती है तुम्हारे फुट पे, दोनों तरफ होती है। लेटरल तरफ भी होती है, मीडियल साइड भी होती है। तो मीडियल साइड पे जो एलिवेशन है वो है मीडियल मेलियोलस, विच इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ टिबिया। एक राउंड एलिवेटेड पोर्शन है टिबिया का, और फिब्यूला का है तो उसको बोलते हैं लेटरल मेलियोलस, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगेन एक और राउंडेड एलिवेशन हमने पढ़ी, जिसको मैलियोलस बोलते हैं। अदर देन दैट वी हैव ट्रोकैंटर ऑल्सो, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर। तो अब अगर मैं तुमको फीमर दिखाऊं, देखो ये बोन है फीमर, इसमें तुम देख सकते हो ये राउंडेड एलिवेशन है, ग्रेटर ट्रोकैंटर, और एक नीचे की तरफ होती है लेसर ट्रोकैंटर। देख रहे हो, ये भी राउंडेड एलिवेशंस हैं, ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड लेसर ट्रोकैंटर। अदर देन दैट व्हाट डू वी हैव? आई थिंक राउंडेड एलिवेशंस हमारी सारी हो गई। इसके बाद आती है शार्प एलिवेशंस। अगर शार्प कोई ऐसी एलिवेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पाइन, या फिर स्पाइनस प्रोसेस। जैसे एक होती है इस्चियल स्पाइन। देखो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी हिप बोन है, इसमें ये देखो ऐसे शार्प एलिवेटेड पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। देख रहे हो ऐसा? तो कहीं पे भी शार्प एलिवेशन होगी तो उसको बोलते हैं स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस। बहुत जगह पे होता है। एक हमने देख लिया इस्चियल स्पाइन। देन वी हैव स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो हमारे स्कल में होता है। यहाँ पे देखो, ये जो निकला हुआ है ना ऐसा, ये देखो, ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस। आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब इसके अलावा आते हैं हमारे पास एक्सपैंडेड हेड और एक्सपैंडेड एंड्स ऑफ आर्टिकुलेशन। लाइक कहीं पे जॉइंट बनाने के लिए अगर एक्सपैंडेड सा एंड निकलता है बोन का, तो उसको या तो हेड बोलते हैं, जैसे हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ रेडियस दिखाते हैं। ये है ह्यूमरस बोन, ये है हेड ऑफ ह्यूमरस, ये है हेड ऑफ फीमर। देख रहे हो? तो एक पोर्शन को बोलते हैं हेड, जो कि जॉइंट बनाने के लिए ही होता है, और ऐसे बोन में से अलग से निकल रहा होता है। तो ये हो गया हमारा हेड। इसके अलावा होता है कॉन्डाइल। तो कॉन्डाइल भी मैंने बताया था, ये वाले पोर्शन को कॉन्डाइल बोलते हैं। देखो, यहाँ पे भी है, ये कॉन्डाइल पोर्शन होता है, ये भी जॉइंट बनाने के लिए ही है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉन्डाइल, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, और एपिकॉन्डाइल क्या होता है? एपिकॉन्डाइल आर मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। तो कॉन्डाइल में ही ये वाले पार्ट्स होते हैं। देखो, ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये हो जाएगा लेटरल एपिकॉन्डाइल। सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हो, ये है लेटरल एपिकॉन्डाइल और ये हो जाएगा मीडियल एपिकॉन्डाइल।
कॉन्डाइल हमारा ये पूरा पोर्शन है, एपिकॉन्डाइल विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। जो मीडियल साइड पे होगा उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल बोल देंगे, और जो लेटरल साइड पे होगा उसको हम लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये चीजें हमें तब समझ में आती हैं जब हम एक्चुअली उसकी डिटेल पढ़ रहे हो। ठीक है। देन वी हैव स्मॉल फ्लैट एरिया फॉर आर्टिकुलेशन। तो अब ना आर्टिकुलेशन यानी जॉइंट बनाने के लिए एक्सपैंडेड ऐसे हेड नहीं होगा, एक फ्लैट सा सरफेस होगा, जैसे हमारे पास होता है फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ रिब। तो ये देख रहे हो फ्लैट सा हिस्सा है यहाँ पे जो तुम्हारी रिब होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम है भाई, दिख रहा है? ये तुम्हारी एक वर्टिब्रा है। वर्टिब्रल कॉलम इज योर बैकबोन, और बैकबोन की ही एक बोन है, वर्टिब्रा है ये। तो जो तुम्हारी रिब्स जाती है ना आगे स्टर्नम से ऐसे पीछे की तरफ, तो यहाँ पीछे वर्टिब्रे में इस फ्लैट जगह पे आके तुम्हारी रिब जुड़ती है। तो इस फ्लैट सी जगह को बोलते हैं फैसेट फॉर आर्टिकुलर पार्ट ऑफ रिब। चलेगा? अदर देन दैट वी हैव सम डिप्रेशंस, कोई ऐसी डिप्रेस्ड जगह हो गड्ढे जैसी, तो उनको क्या क्या बोल सकते हैं? पहला है नॉच। So we have greater sciatic notch and lesser sciatic notch which you can see here। देखो ये है डिप्रेस्ड गड्ढे जैसा एरिया, ये जो बड़े वाला है इसको बोलते हैं ग्रेटर सायाटिक नॉच, और इस छोटे वाले को बोलते हैं लेसर सायाटिक नॉच। तुमने देखा? ग्रेटर सायाटिक नॉच एंड लेसर सायाटिक नॉच। ठीक है, चलें आगे। सो नेक्स्ट अप वी हैव ग्रूव और सल्कस, बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। तो ग्रूव भी एक डिप्रेस्ड एरिया ही होता है। ग्रूव इज समथिंग लाइक जैसे एक नाली चलती है ना, बिल्कुल लंबा सा। सो दिस एरिया इज ग्रूव, जो कि डिप्रेस्ड एरिया है बट थोड़ा लंबा एरिया है। सो वी कॉल दिस बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है तुम्हारी आम वाली बोन, इसमें होती है ग्रूव, इसको बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास फॉसा। सो वी हैव एसिटाब्युलर फॉसा ऑफ हिप जॉइंट। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये है एसिटाब्युलर फॉसा। देख रहे हो? यहाँ पे आके तुम्हारा, क्योंकि ये हिप हिप बोन है, तो ये फॉसा ऐसा होता है, और इसके अंदर फिट होता है हेड ऑफ फीमर। तो ये बनता है तुम्हारा हिप जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें फीमर घूम सकती है पूरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह। सो दिस जॉइंट इन एसिटाब्यूलर फॉसा, और जो फीमर के हेड के बीच में बनता है, दिस इज योर हिप जॉइंट। ठीक है, फॉसा हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स। बोन्स में ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू कोई नर्व वेसल या कुछ ऐसा पास करता है, कोई ब्लड वेसल जा रही हो या कोई नर्व जा रही हो। समझ रहे हो? तो सबसे पहले है हमारे पास फिशर। फिशर होता है ऐसे लंबा सा एक ओपनिंग होता है, एंड जनरली वी टॉक अबाउट दीज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। एंड ऐसा ही एक और होता है जिसको इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर बोल। फिशर इज अ लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग, ऐसे लंबी सी ओपनिंग होती है, इसको फिशर बोल। देन वी हैव फोरामेन। फोरामेन होता है एक छोटा सा ऐसा सर्कुलर टाइप का। देखो जैसे ये है बहुत बड़ा फोरामेन है, ये होता है फोरामेन मैग्नम। इसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्कल से बाहर निकलती है। सो दिस इज अ फोरामेन नोन एज फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ऐसे फोरामेन होती है। इसके अलावा कैनाल भी होती है। सो वी हैव कैरोटिड कैनाल ऑफ टेम्पोरल बोन, जिसमें से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है। खैर अभी हमें बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है कौन सी आर्टरी कहाँ से जा रही है, बट स्टिल कैनाल
इज ऑल्सो एन ओपनिंग जिसके थ्रू कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई नर्व पास करते। एंड लास्टली वी हैव मीएटस, जो कि है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस एंड इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस ये हमारा ईयर का होल है। दिस ओपनिंग इज एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस। तो मीएटस इज ऑल्सो एन ओपनिंग। तो ऐसे ओपनिंग्स हमारी बॉडी में, बोन्स में कहीं कहीं होती हैं, तो उनके नाम फिशर, फोरामेन, कैनाल या मीएटस होते हैं। इज इट गुड? यहाँ पे हमने कई चीजें देखी हैं। जैसे देखो यहाँ पे भी एक फोरामेन शो किया हुआ है, मेंटल फोरामेन। अभी यही सारी चीजें हम धीरे धीरे करके ना और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जनरल एनाटॉमी। सो वी आर जस्ट हैविंग एन इंट्रोडक्शन कि हम आगे एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट अप वी हैव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जो कि आगे इस पूरी बुक में, जो हमारी जनरल एनाटॉमी की बुक होती है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होता है हर एक सिस्टम के बारे में। सो वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी तुम सब ये सब पढ़ के आए हो 11th क्लास में, 12th क्लास में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जॉइंट्स वाला आर्टिकुलर सिस्टम, जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा आर्टिकुलर सिस्टम, और इसमें जॉइंट्स वगैरह दिखाए हुए हैं, तुम देख सकते हो। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। जैसे यहाँ एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जो कि अगला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस बुक। देन वी हैव इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें हमारा स्किन, नेल्स एंड एवरीथिंग आता है। बाकी ये कुछ आर्टरीज दिखाई हुई हैं तुम्हारी बॉडी की, जैसा कि तुम देख सकते हो। बट धीरे धीरे करके रीजन वाइज जब तुम आगे बढ़ोगे, तो ये सभी आर्टरीज के नाम तुम्हें समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट अप डाइजेस्टिव सिस्टम, देन वी हैव यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब समझाया हुआ है आगे ना, एंडोक्राइन सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक। नर्वस सिस्टम, ये सारे ही सिस्टम्स तुम्हें एक एक करके देखने को मिलेंगे। So now we are at the end of this chapter. We are going to talk about clinical anatomy and some terms जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये टर्म्स हमें बिल्कुल रूट वर्ड से सिखाई जा रही हैं। तो प्लीज इसको समझ लो। देखो, अगर कोई भी टर्म आए तुम्हारे पास और उसके एंड में आइटिस लगा हो, ITIS, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, उस पर्टिकुलर जगह की इन्फ्लेमेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। सो अगर किसी भी टर्म के आगे आइटिस लगा है, मतलब वो इन्फ्लेमेशन है किसी एक पर्टिकुलर जगह। ठीक है। देन ऐसे ही अगर किसी वर्ड में लास्ट में एक्टोमी लगा हो, तो उसका मतलब होता है कि तुमने उस चीज को बॉडी में से निकाल दिया, रिमूवल। जैसे अपेंडिसेक्टोमी, मतलब अपेंडिक्स को निकाल दिया गया बॉडी से। टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल्स को बॉडी से निकाल दिया गया। समझ गए? ठीक है। ऐसे ही अगर किसी टर्म के एंड में लिखा हो ओटोमी, तो इसका मतलब होता है ओपन एंड देन क्लोज, मतलब तुमने बॉडी को ओपन किया, कुछ कर, ठीक किया, उसमें कुछ भी करना था, फिर उसको बंद कर दिया। सो दैट इज ओटोमी। जैसे लैप्रोटोमी, हिस्टेरेक्टो सॉरी हिस्टेरोटोमी, ओटोमी, ये यूट्रस के लिए है, ये तुम्हारे एब्डोमेन के लिए है। देख रहे हो? देन वी हैव ऑस्टोमी, अगर किसी भी टर्म के एंड में ऑस्टोमी लिखा हो, तो इसका मतलब होता है किसी हॉलो ऑर्गन को तुमने खोला और उसको खुला ही छोड़ दिया। तुम देख रहे हो क्या? किसी ऑर्गन ने, सॉरी, किसी ऑर्गन को तुमने खोला और खुला ही छोड़ दिया। ठीक है, चलेगा? चलें आगे। तो इसमें क्या क्या लिखा है? कोलोस्टोमी, कोलन को छोड़ के,
खोल के खुला छोड़ देना। ठीक है। इसके अलावा सिस्टोस्टोमी इज फॉर यूरिनरी ब्लैडर, जैसे यहाँ पे भी लिखा है। तो यूरिनरी ब्लैडर को खोला और खुला ही छोड़ दिया। ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकिया को खुला छोड़ दिया, ठीक है, खोल के। देन वी हैव सफिक्स ओमा, अगर किसी भी टर्म के एंड में ओमा लिखा है मतलब वो ट्यूमर है। लाइपोमा, ऑस्टियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, हिमैंजियोमा, कार्सिनोमा। समझ गए? चले आगे। तो जो लाइपोमा है ये फैटी टिश्यू का ट्यूमर होता है, ये बोन का, ये न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। हेमेंजियोमा इज फॉर ब्लड वेसल्स। फाइन। देन प्यूबर्टी, तुम्हें पता है प्यूबर्टी की एज होती है जहां पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। देन सिम्टम्स एंड साइंस, पता है ये दो टर्म्स में बहुत डिफरेंस है। सिम्टम्स होते हैं वो चीजें जो पेशेंट तुम्हें बताता है कि मुझे ये हो रहा है। साइंस होते हैं जो तुम ऑब्जर्व करते हो एज अ डॉक्टर। तुम समझ रहे हो? ठीक है। जैसे फीवर तुमने मेजर कर लिया, वो साइन है कि तुमने देखा फीवर हो रहा है उसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। देन डायग्नोसिस होता है किसी भी डिजीज का पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस के लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो, एक्सरे ले सकते हो, एमआरआई ले सकते हो, टेस्ट करा सकते हो। देन प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं इस डिजीज के बारे में बात कर रही हूँ, किसी भी एक डिजीज के बारे में, तो आगे जाके उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या मैं उसे ठीक कर पाऊंगी, क्या मैं उसे ट्रीट कर सकती हूँ, उसका अच्छा प्रोग्नोसिस है या बुरा प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस मीन्स कि आउटकम क्या निकलेगा लास्ट में, अच्छा आउटकम या बुरा आउटकम। ठीक है। तो मतलब अगर हम किसी डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकते तो हम बोलते हैं कि इस डिजीज का पुअर प्रोग्नोसिस है, तो इसकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है। देन फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। लीजन इज सम इंजरी और सम चेंज ऑफ टिश्यू। जैसे मान लो कहीं पे कोई अल्सर हो रहा है तो वो भी लीजन ही है। लीजन इज आइदर इंजरी और अ पैथोलॉजिकल चेंज इन टिश्यू, कुछ प्रॉब्लम हो गई है टिश्यू में। देन इन्फ्लेमेशन, एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन होती क्या है ध्यान से सुनना। इन्फ्लेमेशन तो तुमने कई बार सुना होगा। इन्फ्लेमेशन एक जगह पे होती है जहां पे कहीं से फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई बाहर से बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तुम्हारी बॉडी में आया हो और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। व्हाट आर दीज चेंजेस? मेनली स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ये सारी चीजें अगर तुम्हारी बॉडी में हो रही हैं, दीज आर इन्फ्लेमेशन, लाइक इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में ये सब चीजें होती हैं। फाइन। देन और भी टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म होती है इडीमा, दैट मीन्स जहां पे स्वेलिंग हो जाए। तो स्वेलिंग को मेडिकल टर्म्स में इडीमा बोलते हैं। देन वी हैव थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉट अगर बन जाता है तो उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वो भी ब्लड क्लॉट अगर अंदर ही किसी वेन आर्टरी वगैरह में बन जाए तो दैट इज थ्रोम्बोसिस। और अगर वही ब्लड क्लॉट जहां बना है वहां से डिटैच होके घूम फिर के कहीं कहीं पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म। ठीक है। देन वी हैव हेमोरेज। हेमोरेज में क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, चाहे इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे एक्सटर्नल, उसको बोलते हैं हेमोरेज ही। लाइक तुमने सुना होगा ब्रेन हैमरेज, मतलब ब्रेन में अंदर अंदर ब्लीडिंग हो गई, दैट इज ब्रेन हैमरेज। तो हैमरेज क्या है? ब्लीडिंग, आइदर वो इंटरनली हो रही हो या फिर वो ऐसे बॉडी से बाहर ब्लड निकल रहा हो, बोलते हैं उसको हैमरेज ही।
तो ये कुछ टर्म्स तुम पढ़ रहे हो मेडिकल में, कैसी कैसी टर्म्स होती हैं। देन वी हैव अल्सर्स। अल्सर्स तो पता है तुमको, माउथ में अल्सर्स होते हैं कई बार, स्टमक में भी होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं उनको। सो अल्सर क्या है? एक ब्रीच है, गैप है, या इरोजन हो गया है तुम्हारे स्किन का, या म्यूकस मेम्ब्रेन। माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन में गैप बन जाना, जगह बन जाना, उसको बोलते हैं अल्सर। ठीक है, चले आगे। देन वी हैव अ साइनस। तो साइनस क्या होता है? मान लो किसी के एपिथीलियम में, यानी स्किन पे या कहीं भी और कि बॉडी में कहीं भी एक ऐसे गड्ढा सा बन गया है, बट वो एक ब्लाइंड सैक है। जो गड्ढा है कहीं पे खुलता नहीं है, वो ऐसे ब्लाइंड सैक है, उसके अंदर कुछ ऐसे आर पार नहीं निकल रहा है। ऐसे ब्लाइंड सैक को बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं? साइनस। बट अगर वो जो गड्ढा है वो बिल्कुल ऐसे आर पार हो जाए, कहीं अंदर की तरफ पहुंच रहा हो, तो उसको बोलते हैं फिस्ट्यूला। क्या बोलते हैं? फिस्ट्यूला। ये जनरली जब हीमोरॉइड्स होते हैं वहां पे, एनल रीजन में, वहां पे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती हैं, साइनस एंड फिस्ट्यूला। फिस्ट्यूला इज, जैसे मान लो ये हमारा रेक्टम है, ठीक है, ये एनस है, और ये बाहर का एरिया हो गया। तो मान लो यहां से कोई ऐसे अंदर की तरफ एक एक जगह बन रही है और यहां तक बन गई, तो मतलब तुम इस जगह में से बिल्कुल यहां से अगर कुछ एंटर करवाओगे तो रेक्टम में पहुंचेगा ऐसे। इसको बोलते हैं फिस्ट्यूला। बट अगर ये यहीं तक होता, अंदर किसी इसकी कोई कॉन्टिन्यूएशन अंदर से नहीं होती, तो अगर ब्लाइंड सैक होता तो उसको साइनस बोल। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव? सो नेक्स्ट अप वी हैव नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का बिल्कुल डेथ हो जाना, डेथ ऑफ द टिश्यू, विच इज इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द न्यूक्लियस और टिश्यू। बिल्कुल इरिवर्सिबल है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आपको उस पूरे पार्ट को कट ही करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा सर्जिकली। ठीक है। देन वी हैव डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का खराब हो जाना, डीजेनरेट कर जाना। कोई एक ऑर्गन है, कोई एक पार्ट है, वो खत्म हो गया, डीजेनरेट हो गया। इसके अलावा गैंग्रीन होता है, इसमें भी डेथ ऑफ द टिश्यू ही होता है, लेकिन डेथ ऑफ द टिश्यू के साथ साथ वहां पे जब वो सड़ने लग जाए टिश्यू, उसमें कीड़े आ जाएं, दैट इज गैंग्रीन। और उसमें गंदी गैसेस भी बनती हैं, बदबू भी आती है बहुत ज्यादा। डेथ ऑफ द टिश्यू है, यहाँ पे कीड़े भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस पार्ट को काटना ही पड़ेगा। जैसे गैंग्रीन ऑफ फुट बहुत ज्यादा होता है, तो उसको काट देते हैं। ठीक है। देन वी हैव इन्फार्क्शन। सो इन्फार्क्शन का मतलब होता है जैसे कोई टिश्यू है, यहां तक जो आर्टरी आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, तो यहां तक ऑक्सीजन पहुंचा नहीं, इस वजह से इस टिश्यू की डेथ हो, तो इसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। है ये भी डेथ ऑफ द टिश्यू ही, लेकिन हुआ किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे आर्टरी जो थी वो ब्लॉक हो गई, किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, इसलिए उस टिश्यू की डेथ हो गई, और इसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। इज इट गुड? डज इट मेक सेंस? चले आगे। अब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो ही गया है, तो प्लीज बियर विद मी, क्योंकि हम पहले वाले सारे लेक्चर छोटे छोटे कर चुके हैं, तो इसको हमें करना ही पड़ेगा बड़ा। खत्म ही होने वाला है ये चैप्टर, इट इज एट द एज ऑफ एंडिंग, तो कर ही लेते हैं इसको खत्म। सो नेक्स्ट अप वी हैव एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब भी यही होता है कि किसी टिश्यू का, ऑर्गन का साइज कम हो जाना, धीरे धीरे टाइम के साथ किसी टिश्यू सेल ऑर्गन का टाइम, ये साइज कम हो जाना। किस वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिशन, उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो। चले आगे। नेक्स्ट अप वी हैव डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी में भी साइज ही कम होता है, बट दिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन तो है बट अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है। देन वी हैव हाइपरट्रोफी। सो हाइपरट्रोफी इज इंक्रीज इन साइज ऑफ दैट ऑर्गन और द टिश्यू। समझ रहे हो, साइज में इंक्रीज आ गया है, नंबर में नहीं। ये ध्यान रखना, क्योंकि हाइपरप्लेजिया होगा इंक्रीज इन साइज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स ने डिवाइड किया, बहुत सारे सेल्स हो गए, और इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। बट यहां पे हाइपरट्रोफी में नंबर ऑफ सेल्स की बात नहीं हो रही है, यहां पे साइज ही बढ़ गया है, साइज इंक्रीज हो जाना विदाउट एनी इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। समझ गए। चले आगे। अब ऐसे ही हाइपरप्लेजिया था तो हाइपोप्लेजिया भी होगा, जिसमें सेल्स ठीक से डिवाइड ही नहीं करते हैं और ठीक से डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है एक ऑर्गन का, तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लेजिया। ये सारे ही टर्म्स तुम्हें आने चाहिए। तुम समझ रहे हो, तुम्हारी पूरी लाइफ में ये यूज होने वाले हैं अब। सो नेक्स्ट अप वी हैव एप्लेजिया, मतलब कोई चीज बिल्कुल ही डेवलप ही नहीं हुई है, एप्लेजिया, एब्सेंस। ठीक है। देन एक होता है सिंड्रोम, ये तुमने पहले भी पढ़ा है। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाए। फाइन। देन वी हैव पैरालिसिस, और पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं मेरे हाथ को मूव कराना चाहती हूं, मेरा ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, या मेरे ब्रेन ने सोचा है कि मेरा हाथ जो है मूव कर जाए, लेकिन मेरा हाथ मूव नहीं कर, दैट इज पैरालिसिस। लॉस ऑफ मोटर पावर, जो मेरी मोटर फंक्शन की पावर है एक बॉडी पार्ट की, वो खराब हो गई, खत्म हो गई, इसको बोलते हैं पैरालिसिस। एंड पैरालिसिस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे हेमीप्लेजिया, मतलब आधी बॉडी काम नहीं कर रही है, वन हाफ ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस हो गया तो हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया, दोनों पैर यानी लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो गया तो पैराप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मतलब कोई एक लिम्ब, एक हाथ या एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो मोनोप्लेजिया। देन चारों ही हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्री चार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पैरालिसिस के टर्म्स। नेक्स्ट अप वी हैव एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होता है जब एक जगह पे आपकी सेंसेशन लॉस हो जाती है, मान लो मैंने यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया और यहाँ से सेंसेशन लॉस हो गई, तो यहाँ पे मैं चाहे कुछ भी करूं, यहाँ पे काटूं, कुछ भी करूं, वहां पे उसको सेंसेशन नहीं फील होगी फॉर सम टाइम। समझ रहे हो, एनेस्थीसिया इज लॉस ऑफ सेंसेशन, एंड एनाल्जेसिया इज लॉस ऑफ पेन सेंसिबिलिटी। जैसे जो पेन की मेडिकेशंस होती है उनको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स, मतलब पेन रिलीवर्स। समझ गए। देन वी हैव थर्मा एनेस्थीसिया, मतलब टेम्परेचर की सेंस खत्म हो गई है। ठीक है। हाइपर एस्थीसिया मतलब कुछ ज्यादा ही सेंसेशन फील हो रही है। पैरास्थीसिया मतलब परवर्टेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन बहुत कम है, सेंसेशन क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। ठीक है, समझ में आया। पैरा एस्थीसिया इज ऑल्सो लाइक कम सेंसेशन होना। इसके अलावा तुम ये बोल सकते हो कि वहां पे ना ऐसे टिंगलिंग सेंसेशंस कहीं पे होती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, इसको भी पैरास्थीसिया ही बोल, पैरास्थीसिया को हम बोल सकते हैं टिंगलिंग सेंसेशन होना कहीं। देन वी हैव कोमा, जिसमें ब्रेन जो है अनकॉन्शियस, डीप अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। ठीक है। देन वी हैव ट्यूमर,
जिसको नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। ट्यूमर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ बॉडी टिश्यू, जिसमें तुमने पहले ही पढ़ा है बिनाइन ट्यूमर अपनी एक जगह पे ही कंफाइंड रहता है, और मेलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से उसके सेल्स निकलते हैं, ब्लड में चले जाते हैं या लिम्फ में चले जाते हैं, और वहां से घूम घाम के पूरी बॉडी में कहीं पे भी फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट। इज इट गुड? ठीक है। देन वी हैव कार्सिनोमा, जो कि मेलिग्नेंट ही ग्रोथ है। किसकी? एपिथीलियम। देख रहे हो, अगर किसी भी एपिथीलियम की मेलिग्नेंट ग्रोथ हो जाए उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। ऐसे ही मेलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को सार्कोमा बोलते हैं। कैंसर इज जहां पे मेलिग्नेंट ट्यूमर है और वो दूसरी जगहों पे पहुंच चुका है, किसी किसी और ऑर्गन में जाके डिवाइड करने लगा है और बहुत सारे ऑर्गन्स में ट्यूमर बनाने लगा है, इसको बोलते हैं कैंसर। एंड इसका अल्टीमेटम डेथ ही होता है, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज्यादा फैल चुका होता है और ट्रीटमेंट ना मिले तो इट विल रिजल्ट इन डेथ। ठीक है। मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स टू स्प्रेड इन योर बॉडी थ्रू ब्लड और थ्रू लिम्फ। मतलब जो तुम्हारे सेल्स होते हैं ट्यूमर वाले, वो लिम्फ में या ब्लड में आ जाते हैं और फिर फैलने लगते हैं पूरी बॉडी में, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है। देन वी हैव कॉन्वेलेसेंस। ये है रिकवरी पीरियड बिटवीन एंड ऑफ अ डिजीज एंड रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। मतलब डिजीज खत्म हो गई है और तो वहां से लेकर जब तक मैं बिल्कुल हेल्दी ना हो जाऊं तब तक के टाइम पीरियड को कॉन्वेलेसेंस बोलते हैं। एंड थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट डन। सिर्फ ये बचा है एंड इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो यहाँ पे बस छोटी मोटी चीजें बताई हैं कि हमारी बॉडी में सबसे अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, इस तरीके से। तो सबसे अंदर तो बोन्स ही है भाई। फिर बोन्स के ऊपर आती हैं मसल्स। मसल्स के ऊपर आती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक टिश्यूज, न्यूरोवेस्कुलर बंडल, सब कुछ ये आता है मसल के ऊपर। इसके अलावा बड़ी पतली पतली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स आती हैं जिनको बोलते हैं फाशिया। क्या बोलते हैं? फाशिया। फाशिया क्या है? एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, तुम समझो मेरी बात। क्या है ना, ऐसा पेपर जैसा या बिल्कुल ऐसे थिन पॉलिथिन जैसा एक मेम्ब्रेन है जो तुम्हारी मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, तुम ऐसा बोल सकते हो। या मसल्स के बाहर ऐसे प्रेजेंट है, जो एक मसल को दूसरी मसल से अलग कर रहा है, दैट इज फाशिया। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन जो भी अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है। एंड लास्टली बाहर की तरफ हमारी स्किन। स्किन के नीचे वैसे दो फाशिया और होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल फाशिया और एक होता है डीप फाशिया। सो आई थिंक दैट्स इट। सारा हो गया हमारा। बाकी ये जो चीजें हम धीरे धीरे और सीखेंगे, अभी इसके बारे में ज्यादा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विल गो वन बाय वन, हम चीजें करेंगे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट अप वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, जनरल एनाटमी, स्केलेटन। So till then, bye bye, take care, tata.